वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों ये हमारी लास्ट वीडियो है और इस चैप्टर की मेटल एंड नॉन मेटल्स की, और आपने ध्यान से समझना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयनिक बॉन्ड तो इस चैप्टर में है और नेक्स्ट जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। और हम इसकी जो कंबाइन ही वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए हम कंबाइन वीडियो बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों जो फर्स्ट जो आता है वो क्या है कि बॉन्ड क्या होता है। दोस्तों क्या होता है, जब दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं बॉन्ड। अब कैसे बॉन्ड कैसे बनेगा, अगर जब दो या दो से ज़्यादा जो जो एलिमेंट्स है वो रिएक्ट करेंगे, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं। अब हमें नहीं पता वो आयनिक बॉन्ड होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हमने वही समझना है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड से। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, Na है, उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और इसका 11। अब 17, इसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये डॉट स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे बनता है, बाकी एक बार समझ लो एक बार। और इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ कितने 11 होते हैं, 2 8 और एक रह जाएगा 1 लास्ट बैलेंस शेल में। अब इसको देखना है कि अब इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसकी हम वैलेंसी निकालते हैं 2 8 1। अब इसकी क्या है 2 8 और 7। अब इसमें देखो, इसको 7 लेने ईजी है या एक डोनेट करना ईजी है। 7 एक एक डोनेट करना ईजी है ना, 7 लेगा तो बहुत मुश्किल होएगा इसको लेना। तो इसलिए ये क्या करेगा, अपना एक डोनेट कर देगा। किसको कर देगा, क्लोरीन को। अब क्लोरीन का देखें तो इसमें 7 डोनेट करने ईजी हैं या एक लेना ईजी है। एक लेना ईजी है ना, क्योंकि अगर एक लेगा तो इसको इतनी हालत ख़राब नहीं होएगी जितने 7 डोनेट करने में करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक सोडियम से क्या कर रहा है, ये एक ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, सोडियम अपना डोनेट कर रहा है ना। तो ऐसे तो नहीं है ये शेयर श्योर कर रहे हैं, ये डोनेट ही कर रहा है ना, फुली एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। अब जिसमें डोनेट होता है ना, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है। अब इसकी वजह से क्या होएगा कि दो, इसमें अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें 1 नेगेटिव, इसमें 1 पॉजिटिव। अब इससे क्या होएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा इसके इसके अंदर। ठीक है, वो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब बनता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और दोनों को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होएगा, ये दोनों में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा। इसलिए ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अब इसको बनाएंगे, इसको बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दी बॉन्ड इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called आयनिक बॉन्ड। ओके, कौन सा बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ही किया सोडियम ने, तो इसमें क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब सेकंड इससे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, द आयनिक बॉन्ड इज मेक विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड में अब इसने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन दोनों में क्या आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अब क्या होएगा, इसमें अंदर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आगे देखते हैं थर्ड क्या होता है। एक इसका एग्जांपल और ले देते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम करवाते हैं मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ। फॉर एग्जांपल थर्ड में फॉर एग्जांपल ले लो, तो क्या कराते हैं हम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ। तो हमने Mg लिया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन लिया। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है
12 कितना, इसकी वैलेंसी निकालेंगे 2, इसकी बैलेंस शेल में कितने होंगे 2 8 2, इसकी बैलेंस शेल में कितने होंगे 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, अब इसकी बैलेंस शेल में कितने होंगे 2 6, अब इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए एक बार डोट स्ट्रक्चर थोड़ा सा रफली समझ लीजिए कैसे डोट स्ट्रक्चर बनेगा। हम डोट स्ट्रक्चर में क्या लेते हैं, सिर्फ बैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, कि जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ही लेते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि बैलेंस शेल क्या होती है। आपने 9th में पढ़ा था, पर अभी आपको अगर भूल गए हैं तो दोबारा बता देता हूँ मैं वो क्या होती है। अब बैलेंस शेल वो होती है जो लास्ट शेल होती है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस है, एन लिख दो, सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एम मैग्नीशियम का लिया मैंने, Mg का ये। अब इसमें क्या होएगा कि इसमें इसमें कितने आएंगे, इसका टोटल एटॉमिक नंबर कितना 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, फर्स्ट सेल में 2। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि फर्स्ट सेल में कितने आते हैं 2, फिर उसके बाद 8, फिर 8, फिर 18। ठीक है, ऐसे आते होते हैं। अब फर्स्ट सेल में कितने आए 2, सेकंड सेल में कितने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आगे। और थर्ड सेल में कितने आएंगे, थर्ड सेल में कितने आएंगे, लास्ट बच के 2, कितने आएंगे 2। तो ये 2 बच गए हैं। अब ये जो लास्ट शेल में बचे हैं ना, ये क्या होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस शेल होगी। ठीक है, अब ये बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही हम डोट स्ट्रक्चर में लेते होते हैं। ठीक है, अब डोट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं वो देखिए एक बार। अब ये मैग्नीशियम है, ये देखिए आप, एक मैग्नीशियम लिया मैंने। अब इसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए ये 2 आगे रखे हैं आप। ठीक है, अब ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब ऑक्सीजन लिया हमने, तो इसका अब आपने कैसे लेना है 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए, अब मैग्नीशियम है, उसको 2 डोनेट करनी ईजी है या 6 लेने ईजी हैं। 2 डोनेट करने ईजी होंगे ना, क्योंकि 6 तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी इसके जब ये लेगा। तब ये क्या करेगा 2 डोनेट कर देगा। अब इसके लिए आपने स्पेस छोड़नी है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब इसको क्रॉस में भी ले सकते हो ज़्यादा समझने के लिए। ठीक है, क्रॉस में भी ले सकते हो इसको। अब आपको इसके लिए स्पेस छोड़नी है इलेक्ट्रॉन देने की। जब आप किसको देखते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इसको बीच में छोड़नी होती है स्पेस। ओके, और जब जो डोनेट करता है उसके आगे लगाते होते हैं। अब ये इसका डोट स्ट्रक्चर बन गया है। अब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इनके अंदर भी MgO बनेगा। ये भी कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब मैं फोर्थ पॉइंट एक और बता देता हूँ आपको, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसका जो फोर्थ पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्या होता है, द आयनिक बॉन्ड इज मेक विद मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसमें क्या होता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, वो किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के ही बीच में बनता है। आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा और किसी के बीच में नहीं बनता। ठीक है, चलो देखते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे बनता है। अब हमने पीछे 2 एग्जांपल लिए, NaCl, ठीक है, और MgO लिया। हमने 2 एग्जांपल लिए थे ये वाले। अब इन दोनों में क्या हुआ, ये सोडियम क्या है मेटल, मैग्नीशियम क्या है मेटल, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है, ये भी नॉन मेटल। ये दोनों क्या है नॉन मेटल, और ये ऊपर वाले क्या हैं 2, सोडियम और मैग्नीशियम, ये क्या है मेटल। अब ये दोनों में क्या बना, ये दोनों में बना है ना, इसमें क्या बना, ये आयनिक बॉन्ड बना, किसके बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, सोडियम और कैल्शियम, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और कोई बॉन्ड आ जाए चाहे बिना, अगर 2 नॉन मेटल आ गए, मेटल मेटल आ गए, वो आयनिक बॉन्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम करवाते हैं एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ, ये थोड़ा सा मुश्किल बनेगा, बाकी एक बार देख लेना ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, हमें 2 एल्यूमिनियम लेने पड़ेंगे फॉर चार्ज, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। अब इसमें ऑक्सीजन में 3 लेने पड़ेंगे। अब एल्यूमिनियम की बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। अब इसमें क्या होएगा कि ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। इसको क्रॉस में ले लो 1 2 3
1 2 एंड 3, ठीक है। इसमें क्रॉस में ले लो। अब इसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब इसमें क्या होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये सीधे गए इसके पास, शेयरिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास दोगे। अब ये 2 बच के ये इसके पास आ गए, थोड़ा सा रफली बनेगा सॉरी, बाकी ये देख लो एक बार, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। अब इसमें क्या हो गया, अभी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब इसमें भी क्या बना है, आयनिक बॉन्ड बना है। ये थोड़ा सा रेयरली आता है, बाकी ज़्यादा मैग्नीशियम का आता है और सोडियम का आता है, ठीक है। ये अपनी चीज़ याद रखनी है। फॉर एग्जांपल वन मोर, ओके, फेरस की ऑक्सीजन के साथ कराई, फेरस की ऑक्सीजन के साथ कराई, ठीक है। अब फेरस जो है वो 2 चार्ज शो करता है, एक तो +2 करता है और +3 करता है। ज़्यादातर +2 ही करता है, पर रेयरली +3 करता है, ठीक है। अब देखते हैं अभी क्या होएगा। फेरस की हम +2 वाला ले लें हैं, ठीक है। +2 में इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 1 2, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे +2 2 आएंगे। अब इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसने इसको डोनेट कर दिए तो क्या बन गया ये फेरस ऑक्साइड। तो ये भी क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड। किस में बना है, मेटल, ये मेटल है और ये क्या है नॉन मेटल, ओके। अब ये बता दो भी नॉन मेटल कितने हैं, नॉन 22, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 22 नॉन मेटल है, ठीक है। और मेटल्स तो बहुत सारे हैं दोस्तों। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़। मेन चीज़ जो आ रही है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या आ रही है, प्रॉपर्टीज़ आ रही है। देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आयनिक बॉन्ड की। दोस्तों इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है। तो फर्स्ट जो है वो फिजिकल नेचर वो क्या है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड दोस्तों, अब हमने बॉन्ड नहीं लिखना क्योंकि अब रिएक्शन के बाद वो क्या बना है, कंपाउंड बना है ना, फेरस ऑक्साइड मैंने ऊपर देखा था, ठीक है। मैंने ये गलती से लिख दिया, बाकी आपको मैं बता रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, आयनिक बॉन्डिंग होने के बाद आप कंपाउंड ही लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। आपने ऐसे ही लिखना है। बॉन्डिंग हो गई है उसके दोनों के बीच में, अब हमने क्या लिखना है, आयनिक बॉन्ड नहीं लिखना, ठीक है। अब हमने आयनिक कंपाउंड लिखना है। क्या लिखेंगे, अब इसको कट कर देते हैं, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू presence of strong force, presence of strong forces, strong forces of attraction between positive and negative ions, and negative ions। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अपने याद ही रखनी है क्योंकि आयनिक बॉन्ड में मेन चीज़ ही वही है, ठीक है। और ये किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। वो ये क्या कह रहा है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड ड्यू टू प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल। क्या है, ब्रिटल होते हैं, आर जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि हम आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl का टुकड़ा लिया हमने, NaCl का कोई भी छोटा सा पार्टिकल क्या कहेंगे, मतलब थोड़ा सा NaCl लिया, वो सॉलिड होता है। अगर हम किसी भी उसको जैसे हैमर से हिट करेंगे, हैमर से इसके ऊपर से हिट किया, ठीक है, हैमर से जैसी तरह हैमर बना देता हूँ, हैमर से हिट किया तो क्या आएगा, पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ये बिखर देगा ये सारा।
इसी को हम ब्रिटल कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी हम आयनिक कंपाउंड के ऊपर अगर किसी भी हार्ड चीज़ से हम उसको हिट करें तो वो क्या आएंगे भी, वो बिखर जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब क्या है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों आई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेन इसका रीज़न यही है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच वजह में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पास पास होंगे, डेंसिटी उसकी हाई होएगी पार्टिकल्स की। तो उससे क्या होएगा कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। अब इसका बिकॉज इसका रीज़न भी देख लेते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंट्रैक्शन। कि अब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसका इंटर, इसकी एनर्जी को क्या करते हैं तो इसके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। सो आइए बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। अब सोल्यूबल क्यों होते हैं, कि एक वाटर की ना टेंडेंसी होती है कि इसमें एक समझ लो एक सुपर पावर ही होती है कि क्या करता है, कितना मर्जी कोई भी कंपाउंड होए वो उसको उसके पार्टिकल्स को तोड़ देता है। अब जैसे NaCl का एग्जांपल लें, जैसे NaCl है, अब ये वाटर में जाता है ना तो ये क्या करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में उसको तोड़ देता है। वाटर में, वाटर जो होता है उसको में एक टेंडेंसी होती है, तो वो क्या करता है उसको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ देता है, तो इसलिए वो सोल्यूबल इन वाटर हो जाते हैं। ठीक है, पर पेट्रोल और कैरोसिन में वो प्रॉपर्टी नहीं होती, पेट्रोल और कैरोसिन में वो प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो उसको तोड़ सकें। तो इसलिए पेट्रोल, कैरोसिन और अदर कोई भी सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसमें क्या होता है कि वो सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, कि जो आयनिक बॉन्ड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते। तो आइए देखते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में, अपनी नेटिव स्टेट में कभी भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। कि जब भी वो सॉलिड स्टेट में पड़े हैं, अगर आप किसको उतना कितना मर्जी करंट दे दो उसको, पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे ही उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे या फिर उसको मेल्ट करेंगे, तब वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। उसका रीज़न क्या है, पहले आपको अब हम डेफिनेशन दे लेते हैं, बाद में रीज़न देखेंगे उसका। आयनिक कंपाउंड डज नॉट conduct electricity in solid state because due to absence of free electrons, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस। कि क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसको सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या फिर आयंस नहीं होते। अब जैसे ही हम उसको एक्वस बनाएंगे उसका सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल जैसे हमने NaCl का एक्वस सोल्यूशन बनाया, NaCl का एक्वस सोल्यूशन बनाया, इसमें वाटर है, तो ये क्या आएगा, वाटर में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। ठीक है, Na नेगेटिव और Cl पॉजिटिव में टूट जाएंगे, तो इससे क्या होएगा, वो आयंस बन गए, Na पॉजिटिव आयन बन गया और Cl नेगेटिव आयन बन गया। तो जब भी हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी ड्यू टू आयंस की वजह से। ठीक है, अब बात करें कि मोल्टन स्टेट में क्या होता है। मोल्टन स्टेट में क्या होता है कि मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मोल्टन स्टेट में क्या होता है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो इसके अंदर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो टूट जाती है। अब हीट ऐसे ही नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कर लोगे, इसका जो NaCl का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो क्या है, 1774 डिग्री सेल्सियस। तो तब जाके इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जाके टूटेगा। ठीक है, तो तब इतना आपको हीट करना पड़ेगा इसको। तो उसके बाद वो क्या होएंगे, फिर वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो क्या है कंडक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब दोस्तों एक बार दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड की। Ionic bonding is a type of chemical bonding that involves the electrostatic attraction between a positive charged ion or between two atoms
विद शार्पली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड प्राइमरी इंटरेक्शन अकरिंग इन आयनिक कंपाउंड्स। ओके, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब आइए आगे देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? इसका जो आयनिक बॉन्ड से ना सारा मुद्दा अलग है, ये उससे जम बिल्कुल अलग है। अब इसमें क्या होता है कि कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे आयनिक बॉन्ड में। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, किसमें होती है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ओके, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं H2O का। अब हमें H2 लेने पड़ेंगे, H यहाँ पे एक यहाँ पे ऑक्सीजन। अब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी भी एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें वैलेंस शेल में कितने होते हैं? सॉरी, एक लेना है हमने ऑक्सीजन, ये दो नहीं लेने। इसमें होते हैं 7, सॉरी हाँ 8 6 होते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इससे ये क्या करेगा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, अब ये कैसे इसका बनाएगा बॉन्ड, इसका ऐसे करके ये इसका ऐसे कंपाउंड बनाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होएंगे इसके बीच में। ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होएंगे तो इसका मतलब ये क्या होएगा, ये हार्ड भी नहीं होएगा उतना और उतना स्टेबल भी नहीं होएगा। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ए कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, और ये कब बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। ठीक है, ये क्या करेंगे, नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल से तब ये बनता है। अब ये इन दोनों को, ये दो जैसे ऑक्सीजन हमने H2 बना, अब ये दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस पेयर दोनों, ये दोनों को कंपाउंड को कहते हैं शेयर पेयर्स, शेयर्ड पेयर्स। ओके, क्या कहते हैं, SHARED, शेयर्ड पेयर्स। इन दोनों को शेयर्ड पेयर्स कहते हैं। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उन दोनों को क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर्स। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उसमें एक एग्जांपल और रहते हैं, जैसे CCl4 है, CCl4। अब ये कैसे बना, कार्बन है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब हम क्लोरीन हमें कितने लेने पड़ेंगे, हमें लेने पड़ेंगे 4, 1 2 3 एंड 4। अब क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसके भी अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, अब एक तो इसका ऐसे बनेगा, दूसरा इसका ऐसे, तीसरा ऐसे और चौथा लास्ट ऐसे। अब इसने क्या किया, सभी ने एक एक शेयर कर दिया। अब उसके क्या हो गए, अब वो भी स्टेबल हो गया, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल के आगे शेयर हो गए, उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, उन्होंने हमें शेयर दे दिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसने दोनों ने समझौता किया कि तू मुझे 1 दे दे और मैं भी तुझे 1 दे देता हूँ। ठीक है, इससे नुकसान किसी का भी नहीं हुआ और फ़ायदा किसी का भी नहीं हुआ। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि वो सारे उसके खुद के ही होते हैं और वो इसलिए स्टेबल होता है, और इसके ये खुद के नहीं है, कभी चाहिए टूट सकता है और कभी चाहिए बन सकता है। अब ये इतना स्टेबल नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो सिंपल था, इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और किसके के बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब CCl4 है, सी का कार्बन क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, अब ये नॉन मेटल के बीच में बना तो इसलिए क्या है, इतना स्टेबल नहीं है। अब ये आगे देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। क्यों होते हैं लो, क्योंकि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्ड जो होता है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, इसके बॉन्ड इतना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन बोथ 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड क्या था, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता था, सिर्फ सॉलिड स्टेट में। अब जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो किस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। ठीक है,
अब HCl की बात करें तो HCl पहले फ्यूम्स होती हैं। अब फ्यूम्स के बाद में क्या होता है कि वो बाद में जाकर क्या बनता है, लिक्विड बनाया जाता है उसको। अब CCl4 वो भी लिक्विड। अब सारी क्या है, जो ये क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में क्या बात है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कि जो अगर सॉलिड भी होंगे वो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। अब इतने हार्ड तो है ही नहीं। अब ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और क्या होते हैं, और ब्रिटल, ब्रिटल भी होते हैं। मैंने ब्रिटल आपको पहले बताया है, आप देख सकते हैं दोबारा। और ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। अब क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ना फ्री आयंस होते हैं। अब क्या होते हैं, ये थर्मल कंडक्टिविटी भी इनकी हाई नहीं होती। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है कि हीट के कंडक्टर भी ये हाई नहीं होते। अब आइए आगे बात करते हैं कि ये इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ये वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। इनसोल्यूबल क्यों होते हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि ये क्या होते हैं कि ये, इसका मेन रीज़न एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। कि ये जब हम इसमें वाटर में डालेंगे तो ये सोल्यूबल नहीं होंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सोलमेंट सॉरी, तो ऑर्गेनिक सोलमेंट ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सोलमेंट सच एज पेट्रोल, कैरोसिन, उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जो HCl होता है वो डिज़ोल्व होता है वाटर में। एक HCl है और एक H2SO4 है। ये सच जैसे जो मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो अगर मैं बात बता रहा हूँ तो ये क्या होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड से ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं ये, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड से ज़्यादा ये फ्लेमेबल होते हैं। सच एज पेट्रोल, कैरोसिन, ये क्या होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड उतने फ्लेमेबल नहीं होते। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आप होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना और शेयर करें, करे बिना कहीं पर भी नहीं जाना। सो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।